नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक में। कई सवाल आते हैं आप लोगों के और उनको पढ़ के फिर हमें नए सिरे से उसमें ही एक सवाल जो बार बार मुझसे पूछा गया कि क्या प्रोबेट कोर्ट जब वो प्रोबेट या लेटर ऑफ एडमिशन डिसाइड करती है तो क्या वो प्रॉपर्टी की किसकी है, या जो वसीयत करता है वो प्रॉपर्टी का मालिक था या वो इंटाइटल था या नहीं उस प्रॉपर्टी को अपने विल के ज़रिए डिस्पोज करने का, इस पर प्रोबेट कोर्ट डिसाइड करती है या नहीं। अभी भी जो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है प्रोबेट प्रोसीडिंग को लेकर, उस पे हमें नए सिरे से आपके आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करना होगा, डिस्कशन करना होगा। क्योंकि मैंने बहुत सारे सवाल आप लोगों से जो हमें आया है उसमें इस प्रोसीडिंग को लेकर कई भ्रांतियाँ हैं या मिसकॉन्सेप्शन है। मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं एक फ्रेश डिस्कशन करके आपको 10 ऐसे पॉइंट बताऊं जो कि बेसिक जानकारी है प्रोबेट प्रोसीडिंग को लेकर, जो हर लिटिगेंट, हर लॉयर और या हर स्टूडेंट जो प्रॉपर्टी लॉ में इंटरेस्ट रखता है उसको जानना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला कि जो प्रोबेट कोर्ट का फोकस सिर्फ एक चीज़ पे होता है कि क्या विल सही तरीके से एग्जीक्यूट हुआ है, अटैच्ड हुआ है या नहीं हुआ है, जो रिक्वायरमेंट सेक्शन 63 इंडियन सेक्शन एक्ट में दी गई है उसको फॉलो किया गया है विल एग्जीक्यूट करते वक्त या नहीं। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कोर्ट ये देखती है कि जो टेस्टेटर था, वसीयत करता था, वो साउंड डिस्पोजिंग माइंड में था या नहीं। इसका मतलब कि वो दिमागी तौर पे सही हो और उसको ये पता हो कि वो किस तरीके के डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट कर रहा है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, जैसा कि सेक्शन 59 इंडियन सक्सेशन एक्ट में कहा गया है। तीसरा ये है कि प्रोबेट प्रोसीडिंग का मेन कंसर्न जो होता है वो देखना होता है कि विल जेन्युइन है, ड्यूली एग्जीक्यूटेड है और वो प्रूफ किया गया है या नहीं, जो सेक्शन 67, 68, 69, 79, 71 एविडेंस एक्ट की रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार कि विल को ड्यूली प्रूव किया गया है कि नहीं। चौथा इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो प्रोबेट कोर्ट को कोर्ट के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि प्रोबेट कोर्ट को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि प्रॉपर्टी किसकी है, वे वसीयतकर्ता ने गलत प्रॉपर्टी को वसीयत कर दिया, उसका टाइटल किसका है। ये पावर एक्सक्लूसिवली सिविल कोर्ट का है और सिविल प्रोसीडिंग के तहत प्रॉपर्टी के टाइटल और ओनरशिप का डिसाइड होता है। तो जो पांचवा पॉइंट निकल के आता है कि प्रोबेट कोर्ट की ड्यूटी है विल को एग्जामिन करना, और अगर उसके बाद जब प्रोबेट देता है या लेटर ऑफ एडमिशन इशू करता है तो ओरिजिनल विल को अपनी कस्टडी में रखना। छठा पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोबेट प्रोसीडिंग को जानने के लिए, कि जो इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 है वो अपने आप में कंप्लीट कोड है प्रोबेट या लेटर ऑफ एडमिशन को से रिलेटेड। उसमें कैसे एप्लीकेशन लगेगा, क्या प्रोविज़न एप्लीकेशन का, प्रोबेट ग्रांट किस सूरत में होगा, किसको होगा, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, अगर रिफ्यूज़ किया गया है तो उसकी रेमेडी कहाँ है, अपील कहाँ है, इन सारे एस्पेक्ट्स को कम्प्लीटली डील करता है और ये एक एक्ट अपने आप में कंप्लीट कोड है। सातवां पॉइंट कि प्रोबेट प्रोसीडिंग में जो भी चीज़ें फॉलो होती हैं वो जो इंडियन सक्सेशन एक्ट में डिफरेंट प्रोविज़न दिए गए हैं उसको पूरे एक एक स्टेप्स को फॉलो किया जाता है और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको प्रोबेट अगर एक ग्रांट होता है उसकी रेमेडी भी उसी इंडियन सक्सेशन एक्ट में है, अगर डिनाई होता है तो वो उसी के तहत अपील जाती है। प्रोविजंस दिए गए हैं वो इंडियन सक्सेशन एक्ट में ही दिए गए हैं, उसी को फॉलो करता है। आठवां पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रोबेट या लेटर ऑफ एडमिशन एक बार ग्रांट हो गया तो उसका इफेक्ट क्या है। तो उसका सबसे पहला इफेक्ट है कि जिस विल को प्रोबेट या लेटर ऑफ एडमिशन ग्रांट हो गया उसको वैलिड माना जाएगा। उसमें अगर जो एग्जीक्यूटर अपॉइंट हो गया है तो जो एग्जीक्यूटर अपॉइंट हुआ है उसको लीगली अपॉइंटेड माना जाएगा और उसके वो टेस्टेटर के शूज़ में इंटर कर जाता है। वो जो भी करेगा वो ये माना जाएगा कि टेस्टेटर कर रहा है। नवा पॉइंट जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि प्रोबेट प्रोसीडिंग या लेटर ऑफ एडमिशन की जो प्रोसीडिंग होती है टेस्टामेंट्री कोर्ट में, वो जो ऑर्डर जजमेंट पास करते हैं वो जजमेंट इन रेम होता है। जजमेंट इन रेम कहने का मतलब है कि केवल वो उन पार्टीज़ के बीच का जजमेंट नहीं है जो कोर्ट में थे, बल्कि ये पूरी दुनिया पे बाइंडिंग होता है और विल की वैलिडिटी फाइनलाइज हो जाती है
और उस सभी पे बाइंडिंग होता है। 10वां और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि एक बार प्रोबेट ग्रांट हो गया तो विल की वैलिडिटी फाइनल हो गई। अगर किसी को चैलेंज करना है तो एज़ पर इंडियन सक्सेशन एक्ट के प्रोविज़न के तहत उसको रिवोकेशन में जाना, प्रोबेट को चैलेंज करने का या उसको रिवोक कराने का। अब जो मैंने ये 10 पॉइंट निकाले, मैं एक जजमेंट पढ़ रहा था ईश्वर देव नारायण सिंह वर्सेस कांता देवी का, जो 1953 का जजमेंट है, उसमें मैंने ये 10 पॉइंट निकाले और आपसे शेयर किया। तो की टेक अवे क्या है कि पहला तो प्रोबेट कोर्ट कोई टाइटल कोर्ट नहीं है। दूसरा, ये सिर्फ विल के असली है या नकली है, या विल के जेन्युइननेस को डिसाइड करती है, और प्रोबेट कोर्ट को ऑनरशिप से कोई मतलब नहीं है। अगर आप विल या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में इन्वॉल्व हैं तो हमारे हर एक डिस्कशन में हम प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के डिफरेंट आस्पेक्ट्स पे डील करते हैं, डिस्कशन करते हैं, जो बिल्कुल कॉमन लैंग्वेज में होता है और जिसका पर्पस ये होता है कि किसी भी लेमैन या लॉयर या लॉ स्टूडेंट तीनों को समझ आए चीज़ों को और बातें याद भी रहें। तो आप इस तरह के प्रैक्टिकल लीगल आस्पेक्ट के डिस्कशन को देखने के लिए आप मेरा वीडियो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स अपने अपने व्यूज़ को हम तक ज़रूर पहुंचाइए कमेंट्स के ज़रिए। आज का भी जो वीडियो बनाया मैं आपके कमेंट्स को पढ़ के ही ये वीडियो बनाया है। एक बात जो कहनी है कि जो मेरा ये डिस्कशन होता है वो इन्फॉर्मेशन के लिए है, ये कोई आपके लीगल एडवाइस का सब्स्टिट्यूट नहीं है। इसलिए जब भी आपका कोई इशू हो, आप किसी एडवोकेट से कांटेक्ट करके अपने अपने केस को डिस्कस करें, क्योंकि एक केस के बहुत सारे आयाम होते हैं। जो एक एडवोकेट जिसके सामने आप डिस्कस करेंगे, जो डॉक्यूमेंट्स एग्जामिन करेगा, वही समझ सकता है। आप हमारे साथ बने रहिए हमारे वीडियो इस जर्नी में, और नए नए पहलू पर आपको मैं जानकारी देता रहूँगा सिंपल शब्दों में डिस्कशन के ज़रिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।